मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। बहुत खबरें इस हफ्ते की, बहुत अहम खबरें। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से नाअहल होने के बाद इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अपनी पार्टी की सदारत से भी नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन का जो शॉर्ट ऑर्डर दिया उसके अंदर लगभग आइन की रूह को देखते हुए कि जहां एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं तो वो फ़राइज़ उसके पार्लियामेंट्री हेड के ऊपर भी होने चाहिए। इनकी सिंक्रनी की, लेकिन इस सिंक्रनी को करते हुए ये भी ऐलान कर दिया कि हर काम जो कि नवाज शरीफ साहब ने किया हो शुरू दिन से वो वॉइड है, वो गलत है, वो ऐसा है कि जैसे हुआ ही नहीं। इसके बाद बहुत इबाम पैदा हुए। वो इबाम इस सूरत हाल तक भी गए कि शायद लोढ़ा के अंदर जो लोग इलेक्ट हुए, जो साहब इलेक्ट हुए, उनको भी क्योंकि टिकट नवाज शरीफ साहब ने दिया था तो क्या उनका भी टिकट गलत है। सियासी मुबसरीन, इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स यही समझ रहे थे कि अगर ऐसा है भी कि उनकी वैलिडेशन जो है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो प्रेसिडेंट की दी हुई वैलिडेशन है वो रद्द हो गई है, तो इसको एक बार फिर से रिवैलिडेट कर लिया जाए। यही ख्याल था सेनेट इलेक्शंस के हवाले से कि सेनेट इलेक्शन के जो टिकट हैं वो भी रिवैलिडेट कर दिए जाएंगे। सेनेटर्स जो पेंडिंग सेनेटर्स हैं उनसे पूछ लिया जाएगा, भाई आपके प्रेसिडेंट साहब को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है, लिहाजा आपकी जो भी सेकंड इन लाइन है आपकी पार्टी में, आप उनसे टिकट ले लें। दिस वुड हैव बीन अ रीजनेबल वे टू गो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि अब जितने भी PML नून के नॉमिनीज़ थे वो नॉमिनीज़ नहीं बदलेंगे, लेकिन वो नॉमिनीज़ अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जिसके बाद बहुत शोर है हैदर साहब कि शायद ये एक इंजीनियर्ड प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ जो डिक्लेयर किया उसको ज़्यादा क्लियरली डिक्लेयर करना चाहिए था, ये ज़्यादा क्लियरली कहना चाहिए था। फिट जजमेंट फॉर रिव्यू समझते हैं काफ़ी वकला। लेकिन इस पे आने से पहले आज की एक और लॉ रिलेटेड डेवलपमेंट की तरफ मैं पहले हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं, फयाज़ महमूद साहब फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे ये हुआ था। हुआ क्या वो अभी करेंगे बात उस पर। जो कैलिब्री के हवाले से रिपोर्ट थी उस ट्रस्ट डीड की, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनमें स्टेपल ज़्यादा थी, सुराख कुछ कम थे। उसके अंदर एक बात ये भी थी जो बहुत दुनिया भर में मशहूर हुई, वो ये कि कैलिब्री का जो फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट आने से, कमर्शियली आने से पहले ही इस्तेमाल हुआ हुआ है, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट पे शक मज़ीद इस बात से भी बढ़ता है और बनता है। ये रिपोर्ट थी कंसिडरेशन रैडली फोरेंसिक लेबॉरेटरी की, रॉबर्ट रैडली साहब हैं उनकी जिरा हुई कल। ख्वाजा हारिस साहब ने जिरा करते हुए उनसे ये बात मनवा ली कि कैलिब्री फ़ॉन्ट हालांकि कमर्शियली अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीटा वर्जन में था। अब इसके ऊपर बहुत स्पिन हुई है और आज फिर से भी जिरा हुई है। पहले हम ये मालूम कर लें कि जिरा के अंदर आज क्या हुआ, क्या सूरत हाल थी। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा, पहले वो दिखा देते। रॉबर्ट रेडले ने जो गवाही दी है उसके बाद नैब का रेफरेंस बिल्कुल नंगा हो गया है, उससे पर्दा हट गया है कि ये रेफरेंस झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है, ये रेफरेंस झूठी गवाहियों की बुनियाद पर बनाया गया है। इसके बाद इन रेफरेंसों की कोई हैसियत नहीं रही। फयाज महमूद साहब, ऐसा क्या कह दिया रॉबर्ट रेडली साहब ने? जी, रॉबर्ट रेडली ने अपना कल बयान कलमबंद करवाया था, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन जारी थी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि कमर्शियली 31 जनवरी 2007 को ये कैलिब्री फ़ॉन्ट जो कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, उस टाइम से ये ज़ेरे इस्तेमाल है। तहम ख्वाजा हारिस ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या इससे कबल 2005 से 2006 के दरमियान माइक्रोसॉफ्ट ने 6 मुख्तलिफ ये फ़ॉन्ट मुतारफ़ करवाए थे जिनमें कैलिब्री फ़ॉन्ट भी था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो था, लेकिन वो IT एक्सपर्ट्स के पास था कैलिब्री फ़ॉन्ट और उनकी तादाद जो थी वो लाखों में थी। तो तहम उन्होंने कहा कि मैंने वो डाउनलोड भी किया था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने उनसे आखिर में पूछा कि क्या आप IT एक्सपर्ट हैं,
तो रॉबर्ट वेडले का जवाब था नहीं, मैं आईटी एक्सपर्ट नहीं हूं। फिर उनसे उन्होंने पूछा कि आप कंप्यूटर के माहिर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कंप्यूटर का माहिर भी नहीं हूं। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो कैलबरी फाउंड जिस पे बड़ा शोर भी मचा हुआ है, उन्होंने कहा कि 2005 में मौजूद ज़रूर था, लेकिन वो सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स के पास था, जिसमें लाइसेंस का इशू भी था, कॉपीराइट्स का भी इशू था, पब्लिकली वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं था। ताहम उन ऑर्गेनाइजेशंस को वो दिया जा सकता था जिनको इदारा देना चाह रहा था, और वो सिर्फ माहिरीन के पास टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था, जिसकी कंपैटिबिलिटी उन्होंने चेक करना थी और वो देखना था उसमें क्या क्या चीज़ें सामने मजीद आ सकती हैं, ये भी बताना था। ताहम उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक चीज़ कंफर्म की, उन्होंने कहा कि जो मेरी रिपोर्ट है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए भी इसका मुआयना किया है, जिसमें 4 का हिस्से को 6 बनाया गया है, जो कि फॉर्जरी की गई है, जबकि उसमें कुछ पिन होल्स भी हैं। कैलबरी फाउंड के हवाले से वो अपनी उस बात पर कायम रहे। ताहम जो 4 से के हिस्से को 6 में तब्दील किया गया है, वो भी उस पर कायम रहे। ताहम ख्वाजा हारिस उनको ये कहलवाने में ज़रूर कामयाब रहे कि वो ना तो आईटी एक्सपर्ट है खुद, ना ही कंप्यूटर माहिर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद भी उस सॉफ्टवेयर को, उस कैलबरी फाउंड को डाउनलोड किया था। तो ये आम नुक्ता था जिस पर आज पहली बार ख्वाजा हारिस जो अक्सर पहले भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे, तो आज वो बड़े इस विटनेस के साथ मिलकर पहले नैब ने उनको तैयार किया और उनके पास नोट्स थे जिनसे वो पढ़ रहे थे। आज क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात सामने आई फिर से? जी आज आई, क्योंकि जब वो कल जवाब दे रहे थे तो ख्वाजा हारिस ने उनसे पूछा कि आप जो जवाब दे रहे हैं, क्या आपने कुछ सामने कुछ चीज़ रखी हुई? तो विटनेस ने कहा कि मैंने नोट्स लिए हुए हैं, वो रखे हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया था कि ये वो नोट्स हैं जो मेरी मुलाकात हुई नैब प्रोसिक्यूशन टीम के साथ, राजा अख्तर की हमरा जो मुलाकात हुई उस वक्त लिए गए थे, और ये पूरा हमने तैयार किया था जो मैंने आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के जवाब देने थे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने एतराज़ उठाया, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन अभी ख़त्म कर रहा हूँ, जब तक ये मुझे नोट्स अपने नहीं देंगे इसके अकॉर्डिंगली करूँगा। तो आज उनको वो नोट्स दे दिए गए, जिसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बात अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन की, जिस पर बेसिकली एक्सपर्ट नहीं होते ये कहने के लिए कि कैलबरी फाउंड कितने लोगों को मुहैया था 31 जनवरी 2007 से पहले। वहीद साहब, ये इसको प्ले नून लीग तो बहुत हेविली इस तरह कर रही है कि पूरा केस ही बैठ गया है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है कि ये फोरेंसिक एक्सपर्ट है। इसने फोरेंसिकली एग्जामिन करते हुए उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए कहा है कि इसका ये 4 जो है वो 6 में बाद तब्दील हुआ है, और बादी उन नज़र मुझे इस बात पे शक है कि अगर एक एमेच्योर कंप्यूटर यूज़र है वो कैलबरी फाउंड क्यों यूज़ करेगा। यानी उन्होंने अपनी 50.1% का एंगल दिया था, उस पर वो कायम है। ऑब्वियसली एक इस सियासी नौयत का जो केस होता है उसमें आप ये बैक एंड फोर्थ एक्सपेक्ट करें। पॉइंट स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इवेंचुअली जो फैसला आना है अभी की पॉइंट स्कोरिंग और जिस तरह से मीडिया में प्ले आउट होगा सियासी तौर पे उस सारी चीज़ को फिर नतीजे पे असरअंदाज लाने के लिए स्ट्रेटिजिकली इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पॉइंट स्कोरिंग अभी बड़ी ज़रूरी है कि रेफरेंस ख़त्म हो गया, फिर आप देखेंगे वो कन्विक्ट अगर हो गए, तो ये इस तरह अगर बिल्डअप होता गया कि हर समात के बाद बात आती है कि रेफरेंस तो जाली था, तो उसको फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब बेहतर प्ले कर सकेंगे। देखें ये चीज़ें जो है ना कमरा अदालत में कुछ मुख्तलिफ होती हैं, और जिस तरह रिपोर्ट होती हैं वो हमने देखा है कि हमेशा उस तरह से एक्यूरेटली नहीं हो पाती, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं उनको इतना बखूबी अंदाज़ा नहीं होता लीगल नुआंसेस का और सिस्टम का। तो मैं इन सारी चीज़ों को टेक्निकली विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूँगा। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन सियासी तौर पे दिस इज़ बेसिकली हाउ इट गोज़। और अब ये बैटल अभी चलेगी, ये वॉर चलेगी अभी। ये बात लेकिन बहुत क्लियर होती जा रही है अब कि नवाज शरीफ साहब को जहाँ अवाम से पजीराई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस का दबाव भी बढ़ता नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि कोई कोरिलेशन है नेसेसरली, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी देखें पॉलिटिकल पार्टी का हेड अब उनका ना रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PML नून जो है वो अब डिजोरे तौर पे उनकी गिरफ्त में नहीं होगी। ठीक है, कुलसूम नवाज आ जाएंगी, और मेरा नहीं ख्याल डी फैक्टो को बहुत फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट अभी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। राय दिखा दें पहले। नवाज शरीफ साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर इस हफ्ते फेडरल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकलते हुए इस फैसले के बाद, जिसके बाद वो अपनी पार्टी की सदारत से भी नाअहल हुए थे, उन्होंने क्या कहा? पहली दफ़ा एक किसी नॉन मार्शल लॉ दौर के अंदर ये फैसला आया है, यानी जहाँ ये मार्शल लॉ में तो इस किस्म से इससे मिलते जुलते फैसले आते रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी ऐसा फैसला नहीं आया। यानी मुस्लिम लीग को महरूम कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन से। मैं सवाल करता हूँ अपनी
अपने मीडिया से, क्या ये तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा या काले हरूफ से लिखा जाएगा? पार्टी की सदारत से आप निकाल रहे हैं, और उसी के बाद अब तीसरा फैसला भी आने वाला है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि वो मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे, इलेक्शन लड़ने से मुझे वो महरूम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जजमेंट्स जो पॉलिटिकल जो है फिगर्स के हवाले से होती हैं, उनको आगे जाके फिर हिस्ट्री जो है वो एक तरह से जज करती है। इस हवाले से तो नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक ये बात है कि सादिक और अमीन का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड से नहीं है, उसमें दो राय हैं मोइज़ जाफरी साहब। एक तो ये है कि लॉजिकली जो उन्होंने आगे बाय नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस लॉजिक को आगे बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि भाई जबकि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता जो सादिक अमीन नहीं है, तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो कि पार्टी के टिकट देता है सादिक और अमीन टाइप लोगों को, तो वो अगर खुद ही सादिक और अमीन नहीं होगा तो वो किस तरह से इस तरह के इंतखाब जो है वो सही कर सकेगा? ये बिल्कुल ठीक है, ये वॉइड ऑफ इनिशियो वाली चीज़ करना और ये इबहम छोड़ देना, ये मैं अभी मानी उससे भी पहले, लेकिन एक और चीज़ है टू कंसिडर, और वो ये है कि जहाँ 62 और 63 आइन का हिस्सा है, वहाँ आर्टिकल 17 भी आइन का हिस्सा है, और वो एनी पर्सन कहता है कि कोई भी फ़र्द जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है, बना सकता है, लिहाजा उसको हेड भी कर सकता है। तो अब उस पर अगर तो रिव्यू इसमें फ़ाइल हुआ तो रिव्यू की बुनियाद यही होगी कि आर्टिकल 17 को उस तरह से फैक्टर इन शायद इस जजमेंट ने नहीं किया कि 62-63 अगर आइन का हिस्सा है तो उतना ही हिस्सा आर्टिकल 17 है, बल्कि आर्टिकल 17 तो फंडामेंटल राइट है जिसको कि इफ एनीथिंग एक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इन फेवर ऑफ अनदर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कम से कम एटलीस्ट इवन कील पे देखा जाना चाहिए। और जहां आप लॉ डिक्लेयर कर रहे हैं और इतना सिग्निफिकेंट लॉ डिक्लेयर कर रहे हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर भी इफेक्ट करता है, तो इट शुड बी मोर क्लियरली लॉजिक जो है ना, ये इससे मैं खिलाफ नहीं हूँ, लॉजिक ये सही होती है, बट लॉजिक पे तो आप जब जाते हैं ना जब आर्टिकल 17 होता ही नहीं। सही है। तो अब आर्टिकल 17, अब अगेन मैंने सच बात यह है कि मैं अपने कुछ केसेस में मसरूफ़ रहा हूँ, तो मैंने इसको उस तवज्जो से तो मैं नहीं इसको फॉलो कर सका हूँ, तो सरसरी तौर पे, लेकिन जो सतही तौर पे जो समझ आती है बात, उससे ये लगता है कि अगर रिव्यू फाइल होगी तो आर्टिकल 17 को नज़रअंदाज करने के हवाले से हो। अपने मेहमानों से पूछ लेते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा पीएम एलिमेंट कर रही हैं हमारे साथ। उज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद अजीम साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, अहमद वलीद साहब ब्यूरो चीफ लाहौर समा के ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब दोनों का भी बहुत शुक्रिया, पूरे हफ्ते आपने इस कवरेज को देखा है, कैरी किया है। उज़मा साहिबा, आपके लिए पहले तो कैलिब्री और फिर ये प्रेसिडेंसी से नवाज शरीफ साहब का हट जाना, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहेंगी मैडम। बहुत शुक्रिया मोइज़। देखिए, पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आर्टिकल 17 का हवाला भी दिया हैदर ने, ये एक फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम कोर्ट्स जो हैं वो दे आर बाउंड और वो सेफ गार्ड करना उनका काम होता है फंडामेंटल राइट्स को, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। अब ये आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन जो है ये भी यकीनन अब रिक्वायर्ड होगी कि फिर वहाँ एवरी पर्सन का जो लफ्ज़ है उसको हटाकर वहाँ पे सिर्फ सादिक और अमीन लिख दें, जिसको सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफिकेट जिसके पास हो, सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकता है और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बता दूं कि ये बड़ा अजीब हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद पहली दफ़ा कि जो 62-63 है उसको आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक्ट है उसके साथ आपने उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है। ये पहले नहीं हुआ। 62-63 के तहत बहुत सारे फैसले आते रहे हैं, लेकिन उसमें कभी ये इंटरप्रिटेशन नहीं आई जो आज आई है। और फिर तकलीफ दे बात यह है कि आपने बाकी जो इंडेमनिटी आप लोगों को देते रहे, जो आपने मुशर्रफ साहब को दी, जो आपने डोगर साहब की कोर्ट्स को दी, जो आपने बाकी और पहले बहुत सारे इश्यूज में दी, वो आपने एक ऐसे 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जिसकी ये भी मैं आपको कह दूं कि आज भी कोई सदर कागजों में कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन PMLN जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर, और नवाज शरीफ साहब की फोटो लगा के इलेक्शन लड़ेगी। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि डोगर साहब, जिनको हम चीफ जस्टिस, आईनी चीफ जस्टिस नहीं मानते, उनके एक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और अगर उनके एक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, जो कि आम सूरत हाल यही होती है कि पुराने जो मामलात हैं उनको सेव कर दिया जाता है। LFO को सेव किया 18th अमेंडमेंट में, मतलब तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के वो फैसले जो कि ऑपरेशनल थे, डे टू डे थे, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी कोई फैसले किए अभी,
तो उनको सेव ना करना जो है वो भी एक सवाल नहीं, और उठता है अगर कि सेव harsh नहीं लगता किया है। It और looks a bit इबाम था harsh। तो इबाम को पूरा Clarify ना करते करना, हैं। मतलब ईसीपी की तरफ से पूरा ना करना कि ठीक है आप रीवैलिडेट कर दें। खालिद अजीम साहब, आपकी पोजीशन? जी देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये एक तरह से बिलवास्ता तौर पे एक को वारंटो केस बन गया था वहाँ पे, और जितने भी को वारंटो पेटिशन जो है हमने डिसाइड होती हुई देखी हैं, उसमें यही है कि वो सेव किया जाता है, उनके जो माजी के तमाम एक्ट्स हैं उनको सेव किया जाता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा। देखिए, ये जो शख्स पार्लियामेंट के लिए नाअहल है, उसके सियासत में हिस्सा ना लेने या सियासी ओहदा ना रखने के हवाले से पहली मरतबा 1962 में ला आया था, और वो एबडो जो अफराद थे, सियासतदान थे, उनको बाहर रखने के लिए था। फिर बाद में 1974 में पीपल्स पार्टी ने उसी कानून में तरमीम करके ये जो नाअहली की शिक है इसको ख़त्म किया था। और जब तरमीम की जा रही थी तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें ये लिखा कि चूंकि आइन इस किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं करता, लिहाजा हम ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका इतलाक जो सियासी रहनुमाओं पे हो रहा है उसको हम खत्म कर रहे हैं। अब वो उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने दोबारा 2002 में इसका इतलाक कर दिया, उसको अब ये सारे लोग हटा रहे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब का भी जिस तरह मैंने कहा वाला मामला आ गया तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब इसकी जद में भी प्रोटेक्ट किया गया था थ्रू दी 18th अमेंडमेंट। बाकायदा तौर पे उनके सारी मेजर एक्ट्स को देखें ना, इस तरह के ये एक्ट्स नहीं थे कि खुदा ना खास्ता अगर वो अहल नहीं है तो उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, मतलब मुल्क की तारीख की सिमत का तयन कर दिया उन्होंने प्रेसिडेंट पीएमएलएन होते हुए। तो फिर बात समझ आती है, वो प्रेसिडेंट पीएमएलएन 4-5 टिकट बांट रहे थे, वो उनके नाम पे कोई और बांट देता। आई थिंक सैनिटी शुड हैव प्रिवेल्ड। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा इस हवाले से, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनकी सुन के फिर अहमद वलीद साहब के पास जाएंगे। दुश्मन सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दे रहा हो और मुल्क के अंदर भी पार्लियामेंट पे और इंतज़ामिया पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हों ताकि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, तो ये किसका मकसद हम हल कर रहे हैं? अच्छा भला मुल्क जो चल रहा है उसको डिस्टेबलाइज करने के ऐसे इक़दामात से हमें परहेज़ करना चाहिए। एक बात हकीकत है कि आप सियासी हकीकतों को फ़ैसलों से नहीं बदल सकते। नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रूह रवां हैं, वो माजी में भी थे और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर से नवाज शरीफ साहब की क़यादत को जुदा नहीं किया जा सकता। एक बात हकीकत है कि आप सियासी हकीकतों को फ़ैसलों से नहीं बदल सकते। अहमद साहब, लाहौर आपकी ब्यूरो है सर, लाहौर शहर का बताइए, गढ़ है पीएमएल नून का, क्या ये बात ठीक रिंग करती है एहसन इकबाल साहब की कि आप सियासी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं और आप सियासी वोट बैंक्स को इस तरह तब्दील नहीं कर सकते? क्या यही है ख्याल लाहौर की रोड्स पर? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब जो भी कोई पार्टी है, जैसे नवाज़ लीग यहाँ पे लाहौर में उनकी गढ़ बना हुआ है, यहाँ पे बेस है उनकी, तो यहाँ पे ऐसा कोई तासुर नहीं। आम जो वोटर है अगर शहर में जाके लोगों से बात करें तो इस तरह की चीज़ें नहीं हमें मिल रही कि मुस्लिम लीग नवाज़ से एकदम से लोग हटना शुरू हो गए हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो इधर उधर होना शुरू हो गए हैं, किसी और पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या जो कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं, इस तरह से पॉलिटिक्स के ऊपर डायरेक्टली उसी वक्त असरअंदाज नहीं होते, उनको टाइम लगता है थोड़ा सा। यानी कि वो अभी अगर कोई एक चीज़ शुरू हुई है तो एक अरसा लगेगा। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो यहाँ से आउट होते होते उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर लोगों को एक चॉइस मिली, उस चॉइस में पीटीआई ने उनको उनकी जगह ले ली। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो पीटीआई की तरफ चले गए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये है कि जब से पहले फैसला आने वाले दिन से लेके आज तक जो पीएमएल नून ने कामयाबी से एक अपनी पोजीशन सामने रखी है, उस दौरान लाहौर में इनकी पजीराई बढ़ी है या वैसे की वैसी उस दिन थी वैसे की वैसी आज है, ये चीज़ मैटर नहीं करती? देखिए, जब से ये पनामा केस शुरू हुआ तो हम जब लोगों से बात करते थे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर जो थे, वो ज़्यादा कोई अच्छा जवाब नहीं देते थे। वो ये समझते थे कि शायद कोई इस तरह के केसेस आ गए हैं, मे बी पॉलिटिशियन जो हैं इसी तरह के हैं, इन्होंने कोई गड़बड़ भी की होगी, इन्होंने कोई अपने एसेट्स भी बनाए होंगे। लेकिन जो ही वो जीटी रोड से जब लाहौर पहुंचे हैं और मुझे क्यों निकाला कि ये कैंपेन शुरू की, नैरेटिव शुरू किया, तो उसके बाद से बिल्डअप हुआ, फिर लोगों ने उनको सपोर्ट दी है। जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज को बता दें कि जो जीटी रोड से लाहौर आने का जो फैसला था, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने देखा कि प्रेशर बिल्ड होता रहा और बलूचिस्तान में ख़ास करके जो हुआ, और फिर गठजोड़ हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल सा ताहिरुल कादरी
आसिफ जरदारी, इमरान खान एक स्टेज पे, तो इसका कुछ रिएक्शन आया है लाहौर में और अवाम में कि ये नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है और आर्टिफिशियली एक अननेचुरल तरीके से लगाया जा रहा है, इसका कोई रिएक्शन आया है? जी बिल्कुल, रिएक्शन तो हम देख रहे हैं कि जैसे लाहौर में माल रोड पे जो जलसा हुआ, सारी अपोजिशन थी, अब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि ताहरुल कादरी साहब ने लाने थे लोग, कोई कह रहा पीपल्स पार्टी ने लाने थे, कोई कह रहा कि पीटीआई ने लाने थे। लेकिन मकसद ये है कि जब लोगों ने कैमरे की आंख से देखा और हमने भी वहां पे विटनेस किया, वहां पे लोग नहीं थे, इसका मतलब है कि लाहौर में उस तरह से नवाज शरीफ की जो सियासत है उसको डेंट नहीं पहुंच सका अभी तक। अहमद वली साहब आपका, खालिद अजीम साहब आपका, उज़मा बुखारी साहबा आपका और फयाज़ महमूद साहब का जो हमारे रिपोर्टर थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम ये कॉन्वर्जेशन जो है वो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पोजीशन के हवाले से आगे बढ़ाएंगे। ये सारी प्रोपेगेंडा एक तरफ, मुझे क्यों निकाला या सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन, एक बुनियादी सवाल जो कि गुम चुका है वो उसमें वो ये है कि अगर आप सन 2000 के अंदर बैंकरप्ट थे तो ये घर कहाँ से आए? ये किराए पे थे जिस तरह आप में से कुछ फैमिली के फ़र्द कहते थे, ये दोस्तों के थे जिस तरह आपके कुछ फैमिली के और फ़र्द कहते थे, ये हमारे कभी भी नहीं थे जिस तरह आपकी फैमिली के कुछ और लोग कहते थे। ये बात गायब है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बादियों नज़र अपने नैरेटिव में कामयाब है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। कीप वॉचिंग। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान और उसकी फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म फोर्स की लिस्ट के ऊपर आने के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मुबैना तौर पे ग्रे लिस्ट के अंदर एक बार फिर से शामिल हो जाना, जिस ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान 2012 से सन 2015 तक रह चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सब लोग मिलके 37 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मिलके फ़ैसला करती हैं कि हम लोग क्या सही तौर पे, पुख्ता तौर पे दहशतगर्दी की जो फाइनेंसिंग है, जो उस तक पैसा पहुँचना है, जो उससे पैसा निकलना है, पैसों की रसाई को क्या हम सही तौर पर रोक पा रहे हैं? और जो ममालिक नहीं रोक पाते उनको एक ग्रे लिस्ट पे या ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट से कम कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के हवाले से जितना काम करना था वो शायद नहीं कर पा रही। पाकिस्तान इस लिस्ट में 3 साल रह चुका है। पाकिस्तान इस लिस्ट में एक बार फिर से शामिल होने के लिए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारा नाम रेकमेंड किया कि इनको डालें। ये पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए नहीं, उन्होंने रेकमेंड किया, बाकी सब ने सेकंड किया। 3 मुल्कों के अलावा टर्की, सऊदी अरेबिया और चाइना। मुबैना तौर पे ये समझाया जा रहा है कि शायद इन 3 में से भी 2 ममालिक जो हैं वो पीछे हट गए हैं। इसमें कोई पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारने की बात नहीं थी, पाकिस्तान को बुरा दिखाने की बात नहीं थी। सिंपली ये डिसीजन था कि दहशतगर्दी तक जो पैसा पहुँचता है उसके खिलाफ जो आप करना चाह रहे हैं या जितना काम कर रहे हैं वो आप काफ़ी नहीं कर रहे, इसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस लिस्ट पे आने का जो एक नेगेटिव सामने आता है वो तिजारती तौर पे होता है। लोग आपके मुल्क के अंदर पैसे डालने से पहले ये देखते हैं कि आपके यहाँ टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। आप ये किस तरह कह रहे हैं कि थप्पड़ मारना नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी कलीजियल होता है। ये 37 मुल्क जो हैं, जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं और बेशक के बहुत कुछ है जो नहीं भी किया, उसके बाद अगर इस तरह की आपको कहा जाए कि आप यू नॉट डूइंग एनफ, आपके दोस्त हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस नहीं है, पूरी दुनिया आपको सेंसर नहीं कर रही। इस लिस्ट पे आने के बाद आपसे कोई चीज़ कम नहीं हो जाती, लेकिन वक्त बस ये होता है आपके पास कि आप अपने हालात बेहतर करें और हालात किस हवाले से बेहतर करें। नहीं तो अगर कुछ होता नहीं है तो हालात क्यों बेहतर करें? नहीं, हालात इसलिए बेहतर करें इसलिए कि आपके यहाँ दहशतगर्दी की जो रजीम्स हैं उनको पैसे शायद पहुँच रहे हैं। नहीं, वो तो आप अपने लिए करेंगे ना, होती है जब यूनाइटेड नेशंस की एक लिस्ट है जिसके अंदर कलअदम तंजीमें हैं और आपके पास वो कलअदम नहीं है। जिस तरह हाफिज़ सईद साहब की तंजीम है, जिस तरह उसके हवाले से बहुत सारी और तंजीमें हैं जो कि कहा जाता है कि हमारी रियासत, क्योंकि वो कश्मीर की तरफ पॉइंट करती हैं, जो भी वो काम करती हैं, हमारी रियासत कहीं और देखना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि हमारे नाम एक बार फिर से ग्रे लिस्ट की तरफ जा रहा है। अगर गया या नहीं गया ये भी कंफर्म नहीं है। 3 महीने के बाद पता चलेगा ना। नहीं, 3 महीने तक हम शायद ग्रे लिस्टिंग को सस्पेंड करवा पाएँ। जाने के लिए तकरीबन सब लोग तैयार हैं। हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन क्या है ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियर की कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। उसके बाद और भी लोग हैं, साहब की भी कमेंट है। मैं पहले ख्वाजा आसिफ साहब को दिखाना चाहूँगा। It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar-e-Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities. ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे लिए ये लायबिलिटी हैं, हमारे ऊपर ये बोझ हैं ये लोग। ये वही पोजीशन पाकिस्तान इस तरह ले रहा है जिस तरह हमने तो पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बोझ ही रहे हैं। अभी न्यूज़ ये है कि हमने इस लिस्ट पे आने से अपने आप को 3 महीने के लिए रोक लिया है। ये बाइस मुबारक बात नहीं है।
ये वही उतनी ही शर्मिंदगी की बात है जितनी इस लिस्ट तक आने की बात होना भी अगर होती कभी होती। ये शायद खाकान अब्बासी नहीं, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब से पहले ख्वाजा आसिफ साहब से जो सवाल बनता है वो कह रहे हैं हमें वक्त दो, कितना वक्त है, कितना वक्त दें अभी? 2017 तक आप अपने वजूद से लेके आज तक आपको अगर एक पेस्टरिंग प्रॉब्लम रही है, अगर 3 मेजर टेररिस्ट वॉर्स लड़ी गई हैं, तो उसके बाद कम से कम हाफिज सईद पे इबाम नहीं होना चाहिए। मैं इनका नाम सिर्फ नहीं ले रहा, ऐसी बहुत सारी तंजीमों पे इबाम। ये इबाम क्या है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई केस हो तो कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपकी हुकूमत ने हाफिज सईद साहब की जमात की मेन स्ट्रीमिंग का उसकी क्यों मुखालफत की? नहीं, हमने किसी के मेन स्ट्रीमिंग की मुखालफत कभी नहीं की। जब एक तंजीम है वो चाहे जो भी कर रही है, उस तंजीम को दुनिया भर के साथ इंजीनियरिंग करके ही सही इंडिया ने एक कलदम तंजीमों की लिस्ट पे डाल दिया हो, डालने में कामयाब हो गई हो, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पोजीशन हो, तो पूरी दुनिया आपको कम से कम ग्रे लिस्ट तो करेगी ये सोचने के लिए कि देखें ये बाकी दुनिया के मुताबिक दहशत गर्द हैं, ये आपके वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे तो कुछ नहीं किया। अगर आप ये करेंगे तो पूरी दुनिया सोचेगी शायद आप गलत जगह आपके पैसे जा रहे हैं। आई थिंक ये मकाफात अमल है। आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा इबाम नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन वो तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि इंडिया के अपने मकासद हैं, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के। मैंने एक लूज बॉल दी है इस वक्त, अभी तक किसी ने भी इंडिया की बात नहीं की। नहीं तो देखें, इस सारी चीज़ों में पाकिस्तान का रोल अगर हम इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट में एग्जामिन करें तो वी डेफिनेटली नीड टू डू अ लॉट मोर, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पूरी दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया। नहीं, पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ने से की बात पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसको जब एक एक्सक्यूज़ के तौर पे दुनिया भी इस्तेमाल करती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वी डू नीड टू डू मोर। मैं ये नहीं कह रहा कि वी डोंट, बट जो किया है उसको भी रिकग्नाइज नहीं जब किया जाता। आपकी लोकल पोजीशन, मिफ्ता इस्माइल साहब की भी एक पोजीशन है इस पे, ये टास्क फोर्स मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन। 37 मुल्क होते हैं फैटफ के अंदर, हम उसमें से इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो 25-30 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। जिस बुनियाद पे वो हमको वॉच लिस्ट में डालना चाह रहे थे वो बुनियाद ही हमने ख़त्म कर दी है। तो लेकिन जब हमको ये लग रहा हो कि पूरा हिंदुस्तान इंस्पायर्ड है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक साहब के पीछे पड़ गए हैं, तो ये तो ज़्यादती है। हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थे हमने वो ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी है। पाकिस्तान की ये पोजीशन है, आज भी यही पोजीशन है। इस पोजीशन के बाद अगर लोगों को हमारे पोजीशन से इबाम नजर आता है तो मेरे ख्याल से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जब अपना काम नहीं करते तो दुनिया को और ख़ासकर इंडिया को, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसको एक रीज़न मिल जाता है, एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, एक ग्राउंड मिल जाता है हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का। हमारी नीयत पे सवाल उठाए कि हम क्या काफ़ी काम कर रहे हैं या नहीं। हम ब्लैकलिस्ट नहीं हुए हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या हम दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ भरपूर तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं। क्या ये सवाल बनता है? सवाल बिल्कुल बनता है। और ये हो रहा है नहीं, और ये हो रहा है तो जवाब दे दिया ना आपने। नहीं, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप नहीं, अगर ग्रे लिस्टिंग का सवाल उठ रहा है, आप एक तरफ पाकिस्तान ने जो अभी करना है या जो नहीं कर रहा पाकिस्तान, उसकी अगर बात करते हैं तो वहाँ ये बात क्यों नहीं की जाती कि ज़रबे अल्ब से पहले हम कहाँ खड़े थे और उसके बाद क्या कुछ किया है। उसकी बात तो इंटरनेशनली कहीं नहीं की जाती। हम जिस तरह दहशतगर्दी को डिफाइन करते हैं वो बिल्कुल फेलिंग है। हम जिस तरह दहशतगर्दी को डिफाइन करते हैं उस तरह अफगानिस्तान दहशतगर्दी को अगर डिफाइन नहीं करता तो दुनिया भर के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो गलत सोच रहा है या हम गलत सोच रहे हैं। इसी तरह हम जिनको दहशतगर्द कहते हैं वो पूरी दुनिया मानती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ। जिनको हम दहशतगर्द नहीं कहते लेकिन अक्सरियत दुनिया समझती है कि इनके साथ कम से कम कुछ गलत है, उनके साथ हमारा जो रवैया है, उस वजह से लोगों को आज ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के पास दोस्तों में सऊदी अरेबिया की भी गारंटी जब मिलती है, जब एक जनरल साबिक रिटायर हुआ वहाँ जाके बैठता है, 1600 मजीद फौजी हम उनकी जंगें लड़ने के लिए भेजते हैं, उसके बाद शायद अब ये पोजीशन है कि सऊदी अरेबिया शायद हमें इस लिस्ट से हटाने के लिए 3 में से 1 ममालिक हो जाए। ये कोई हेल्थी, ये कोई तंदुरुस्त रिलेशन नहीं है दुनिया से, मेरा ये ख्याल है। नहीं, तंदुरुस्त रिलेशनशिप जो है वो सबसे बड़ी बात है, हमारी अपनी आफियत के साथ पहले होना ज़रूरी है। मैं तो आई थिंक इस चीज़ को ज़्यादा इंटरनलाइज करना चाहूँगा क्योंकि आई थिंक नेफेरियस डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे दुश्मन ममालिक के भी हैं और इंडिया के हैं और वो एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। कामयाब क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम वी डोंट डू आवर जॉब। नहीं, हम बिल्कुल ठीक। इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके ये सेगमेंट खत्म करना चाहूँगा। हम जो काम है हमारा, जो हर आदमी का काम है, अगर मेरा काम टेलीविजन पे आके बोलना है किसी के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, वो हम भेद पे नहीं करते। अब उसके अंदर जो भी वजह हो, नियत की प्रॉब्लम हो, कैपेसिटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन फॉरेन ऑफिस अपने काम में कम से कम असल शाकी है कि नियत की प्रॉब्लम भी है, भरपूर तौर पे नाकाम है। कैपेसिटी की प्रॉब्लम भी होगी हो या ना हो, लेकिन असल चीज तो नियत की बात प्रॉब्लम है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक ब्रेक,
ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। और खत्म करने से पहले मुझे ये कहने दें कि देखें, ये नीयत की हमारी प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब दुनिया फेयर नहीं होती पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और इंडिया का इतना बड़ा थ्रेट हमारे सामने, जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, वो हमारे पास होता है, तो हमारी प्रायोरिटीज क्यों होती है? हम गलत फैसले करते हैं। मैं इस फैसले को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। हमारा फैसला ये होता है कि अगर ये बंदा जाके किसी और मुल्क में नुकसान पहुंचाए तो अभी तक हमारे लिए दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई FIR नहीं। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये कि जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ हम हर प्रॉक्सी के खिलाफ जंग नहीं खोल सकते, क्योंकि हमें इंडिया से जो खोलना और उनकी सियासी जमात बनने देना के बीच में बहुत 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 जमीन है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के सवाल ये है कि ये जमीन आप तय करने के अंदर संजीदा है या नहीं। I think एक तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उनमें से कुछ लोगों को आप सियासी थोड़ी टर्फ दे दें तो शायद वो मिलिटेंसी से हट जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको मारना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली मारना। ये खैर दैट्स द पोजीशन। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की टर्फ और कराची की सियासत के हवाले से और PSP की पोजीशंस के हवाले से। वेलकम बैक। ये पोजीशन अब क्लियर हो गई है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके अंदर 3 माह तक उन्होंने मजीद तहवील कर दिया है पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर डालने का फैसला 3 माह तक ही डिले किया है। पाकिस्तान को अपना केस लड़ना होगा 3 माह बाद, और इस पूरे 3 महीनों के दौरान इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कराची की सबसे नई और चमकदार पॉलिटिकल पार्टी पाक सरजमीन पार्टी। इन्होंने आज इनकी क्या पोजीशन है? कराची की पार्टी नहीं, वो कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी। आप उन्हें महदूद क्यों कर रहे हैं? वो पूरे साउथ एशियन रीजन की पार्टी। नहीं, पाकिस्तान की पार्टी। वो उसकी आज दिलावर खान उनके आज की पोजीशन का सवाल में दिखा। आज तकरीबन 2 साल के बाद हम तकरीबन 8 मेंबरान असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। 2 साल पहले जब हमने रिज़ाइन दिया था तो ना पीपल्स पार्टी ने, ना ही MQM ने, किसी ने ना परसू किया, ना कोशिश की, ना हमारा इस्तीफ़ा मंजूर किया। अब जब टाइम ख़त्म हो गया तो अब ये कर रहे हैं, तो अब इसके बाद अब हम भी इन्हें मौका नहीं देंगे। ये मैं बहुत मुख्तसरन कहना चाहूँगा, सेनेट इलेक्शंस के वोट का ज़माना आया और इधर या उधर जाने का ज़माना आया तो इंसाफ की ये पोजीशन है। अब इनके साथ जो 2 और फ़र्द खड़े हुए थे बशमूल इनके, यानी कि ये कुल 3 लोग की जब ये PSP में आए थे क्या राय थी आपको दिखाना चाहूँगा इस्तीफ़ों के हवाले से। मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई के साथ इस फैसले में शामिल हूँ और MPA-शिप की ये तोड़ उतार के जिनकी ये अमानत, जिनका ये बोझ मेरे कांधों पर था, वो आज उनको वापस लौटा रहा हूँ। मैं एक पार्टी ज्वाइन कर चुकी हूँ, पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो मैं MQM से और बहैसियत रुकन सिंध असम्बली में इस्तीफा देती हूँ, अपनी रुकनियत खत्म करती हूँ। इससे कबल के कोई दूसरा करे, मैं खुद करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई का, अनीस भाई का और उनकी टीम का कि उन्होंने मुझे इस काफ़िले में कबूल किया। मैं क्योंकि MPA हूँ 3 साल से और मैं अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। अमानत लौटा रहा हूँ, बोझ उतार रहा हूँ। ये किसकी अमानत, कौन सा बोझ? मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या समझते हैं? लोगों ने किसको वोट दिया? उस वक्त फारूक सत्तार को वोट दिया, वसीम अख्तर को वोट दिया, अल्ताफ हुसैन को वोट दिया। फारूक सत्तार एंड कंपनी, ये सारे लोग MNA MPs अपनी जॉब बचाने के लिए लगे हुए। ये मैंडेट क्या फारूक सत्तार का था? क्या लोगों ने ये गालियां पाकिस्तान सुनने के बाद ये मैंडेट दिया उनको? ये तो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है। आसिफ हसनैन की तरह अल्ताफ हुसैन के मैंडेट को भी लात मारे अगर आप में जुर्रत है तो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी MPA-शिप को लात मारी और पाक सरजमीन पार्टी को आकर ज्वाइन किया। यहाँ पर आने वाला जब MPA MNA था तो हमारे पास आने के बाद MPA नहीं रहा। ये मैंडेट भी अल्ताफ हुसैन का था, है और रहेगा। इनको MNA MPA बनने रहने का शौक क्यों है? तुम्हारी खिदमत करने के लिए इन्होंने अपने MNA MPA को बरकरार नहीं रखा, अपनी MPA MNA-शिप को। इनको वो पर्सन प्रिविलेजेस चाहिए जो इनको 2 सालों में मिलनी है। ये किस खूब से उन्होंने रद्द किया है दरवेद साहब? ये आई थिंक ये एक क्लासिकल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फ्लिप फ्लॉप है और इनको जेब नहीं देता इस तरह की बातें करने के बाद। आई थिंक वो दिखा देते हैं क्योंकि ये वाकई अल्ताफ हुसैन का ये खुद कहते रहे हैं, तो फिर अल्ताफ हुसैन के मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए या मिसयूज, उसको भी मिसयूज किया जाता है। और अब जाके किसको वोट देंगे? उसी मैंडेट के बेसिस पे। अनीस एडवोकेट साहब ने इसका बहुत भरपूर जवाब दिया था, हमें ही दिया था। जो पिछला वोट था सर, वो तो अल्ताफ हुसैन का था ना। कराची में बैठ सकते थे मेरे भाई, वो माजी हो चुका है। अगर वो माजी हो चुका है, इस वक्त लीडरशिप है, तो आपके 8 MPA और 1 MNA अभी तक हाल क्यों है? वो क्यों नहीं इस्तीफा देते अगर वो अल्ताफ हुसैन साहब के मंशूर पे आए थे? नहीं देखे, इस्तीफे तो उन्होंने दे दिए। ये तो इनको जो जाली मैंडेट पे जो लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी इनकी नाक में लकीर डालने के लिए हमने उनको जरा छेड़खानी की है
वरना इस्तीफों का मसला ही नहीं है। इस्तीफे तो दे चुके हैं, ये तो खुद खौफ के मारे इन्होंने स्पीकर से कहकर लेना छोड़े। आप कैसे तनख्वाह ले सकते हैं अगर आप अल्ताफ हुसैन के मंशूर पे इलेक्टेड हैं? सुने, जिस दिन तक इस्तीफा नहीं होगा, जिस डेट तक इस्तीफा नहीं होगा, उस वक्त तक तनख्वाह ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में जाती रहेगी। वापस करें सर, आप अल्ताफ वापस आप क्यों करें भाई? वापस क्यों करें? पाकिस्तान में कोई चीज लेके वापस करता है क्या? समाज टीवी को वापस करें भाई? एमपीए तो वो है जब तक इस्तीफा नहीं देगा, जब तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, वो मुकम्मल तौर पे रुकने सिंध असेंबली होता है। वो चाहे जाली मैंडेट में बैठा होता वो असेंबली का मेंबर है। ये स्वाट्स जो हमने सेगमेंट में दिखाए हैं इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा बात और बहस की गुंजाइश नहीं है, और ना वक्त हमें इस चीज़ की क्योंकि इजाज़त दे रहा है, तो हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन इस हवाले से और हमारे पिछले सेगमेंट्स के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज पे कह सकते हैं। इंशाअल्लाह कल के रोज़ 8:05 पे फिर मिलें।